मनीषा लेडी टीचर के पिता का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि सरकार ने कमेटी पर और कमेटी ने मुझ पर दबाव बनाया, इसीलिए मैं अपनी बेटी के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हूं। दरअसल यह व्यक्ति कुछ समय से अपनी बेटी के शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है और यह चर्चा पूरे प्रदेश में फैली हुई है। अब जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग इसके गांव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर लोग इससे पूछते हैं कि दरअसल आप क्या चाहते हैं। तब ये पिता कहता है कि जो मेरी बेटी के दो पोस्टमार्टम हुए हैं, पहला और दूसरा, उनसे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे उन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में होना चाहिए और साथ ही सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मेरी बेटी ने खुद ने अपनी जान ली है। दरअसल वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वो खुद की जान कभी नहीं ले सकती थी। बस इतना था कि सभी गांव वाले जब मिलकर एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ता है और उन लोगों की दोनों मांगों को माना जाता है। इसके बाद इस केस में जो आगे कार्रवाई होती है उसे प्रारंभ किया जाता है। दरअसल आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो मनीषा का जो मामला है, इसमें शुरुआत से लेकर अंतिम तक क्या हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूब बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना हरियाणा के भिवानी जिले का एक गांव लगता है लुहारू, और इसी के पास में एक ढाणी लगती है, लक्ष्मण की ढाणी। एक लड़की की लाश मिलती है 13 अगस्त 2025 को। पास ही का एक गांव होता है सिंगानी और उस गांव में एक नहर होती है जिसके पास में खेतों के बीच यह लाश मिलती है। उसके लगभग 4 से 5 दिन बाद 18 अगस्त 2025 को एक पत्र मिलता है जिस पत्र में लिखा होता है कि मुझे किसी ने मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने खुद ने ही अपनी जान ली है। दरअसल जो पत्र लिखा है वो इंग्लिश रोमन में लिखा होता है और ये खबर जैसे जैसे जहां जहां तक जाती है तो सभी लोग इस बात को सोचकर हैरान होते हैं कि दरअसल जो बच्ची है उसके पिता एक मजदूर है और घर में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। तो वो बच्ची इंग्लिश रोमन में पत्र क्यों लिखेगी? इसी बात को सोचकर सभी लोग परेशान होते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार बताया जाता है कि जो बच्ची है उसके शरीर में कीटनाशक दवा के कुछ अंश मिलते हैं और उसके शरीर में कोई भी सीमन नहीं मिलता, जिससे यह साफ हो जाता है कि उस बच्ची के साथ रेप जैसी घटना नहीं हुई थी और ना ही उसके शरीर पर कोई ऐसे निशान मिलते हैं जिससे यह साबित हो सके कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई थी। दरअसल ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी का होता है, इस हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट पर परिवार वाले और जो गांव के लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसके बाद मामला धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे ही मामला बढ़ता है, अब उस बच्ची की शव को दोबारा से रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहां पर एक वीडियोग्राफी होती है और बड़े बड़े एक्सपर्ट उसके लिए लगाए जाते हैं। अब जब उसकी रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें डॉक्टर कुंदन मित्तल कहते हैं कि वो भी लगभग वही बात कहते हैं जो पिछले पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई थी। उनका कहना था कि बॉडी पर ऐसे निशान नहीं थे जिससे कि यह साबित हो सके कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है, ना ही कोई बॉडी में सीमन मिला, जिससे रेप जैसी कोई वारदात उसके साथ नहीं थी। और जो उसका गला कटा हुआ था उसके लिए उनका कहना होता है कि अगर किसी बॉडी पार्ट को काटा जाता है तो बॉडी पर काटने का एक शार्प निशान होता है, लेकिन इस बॉडी ये जो काटने का निशान है, उन्हें ऐसा लगता था कि ये किसी जानवर ने उसे काटा है और जो उसके गले गले से मांस और हड्डी गायब है, वो किसी जानवर ने उसे खाने की कोशिश की है। अब एक तरफ कहते हैं कि किसी कीटनाशक की वजह से
उसकी जान चली गई। दूसरी तरफ कहा जाता है कि उसकी बॉडी के हिस्सों को किसी जानवर ने खा लिया। लेकिन जानवर ने जिसने उसकी बॉडी को खाया है वो जानवर कहीं भी, ना ही किसी पुलिस टीम को, ना ही फोरेंसिक टीम, ना ही डॉग स्क्वाड टीम, किसी टीम को वो जानवर नहीं मिलता कि अगर उस जानवर ने भी अगर उस कीटनाशक को खाया है तो उसके साथ भी तो कुछ गलत हो सकता था जानवर के साथ, लेकिन वो जानवर नहीं मिलता। इसी तरीके से धीरे धीरे कहानी और ज्यादा बिगड़ने लग। दरअसल हम इस घटना की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो मनीषा होती है, 11 अगस्त 2025 को वो अपने घर से निकलती है लक्ष्मण की ढाणी से। वो पास ही के गांव सिंगानी में एक किड्स स्कूल होता है बच्चों का, जिसमें वो उसने 1.5 महीने पहले ही बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्वाइन किया था। उसका रोज घर से आना और जाना था, लेकिन बात 11 अगस्त 2025 को कुछ अलग थी। इस रोज मनीषा अपने घर से निकलती है स्कूल के लिए, और जिस बस के द्वारा वो रोज आया जाया करती थी, तो बस ड्राइवर अंकल को कहती है कि अंकल आज मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं स्कूल से सीधा निकलकर नर्सिंग फॉर्म लाने के लिए नर्सिंग कॉलेज जाऊंगी। उसके बाद वो स्कूल पहुंच जाती है और बच्चों को पढ़ाने के बाद में जब जैसे ही स्कूल का जो टाइम खत्म होता है, तो 2 बजे के बाद में वो अपने पिता को फोन करके कहती है कि पिताजी मैं आज घर जरा लेट आऊंगी, मुझे लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग फॉर्म के लिए मैं जो आइडल जो नर्सिंग कॉलेज है वहां पर जा रही हूँ। तो इसी वजह से मुझे घर लौटने में थोड़ी देरी हो जाएगी, आप चिंता मत करना। जैसे ही पिता ये बात सुनते हैं तो जहां भी वो काम कर रहे थे अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद अब बात होती है शाम 6:26 के आसपास। मनीषा का फोन आता है उसके पिता के फोन पर, लेकिन किसी कारणवश पिता उस फोन को अटेंड नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही पिताजी उसके फ्री होते हैं तो वो तुरंत उस फोन पे फोन करते हैं। अब मनीषा का फोन स्विच ऑफ आता है और फोन बंद बताता है। अब पिता को टेंशन होने लगी थी कि शाम हो गई, मनीषा का फोन आया था और अचानक बंद हो जाता है। तो उन्हें जब ज्यादा चिंता टेंशन होती है तो तुरंत जहां पर मनीषा बच्चों को पढ़ाती थी उसको स्कूल के लिए निकल जाते हैं, और वहां जाकर अपनी बच्ची के लिए पूछते हैं। तो वहां पता लगता है कि मनीषा तो स्कूल टाइम के बाद ही, बच्चों को पढ़ाने के बाद स्कूल टाइम के बाद वहां से निकल चुकी थी। अब उन्हें याद आता है कि जो बेटी है एक आइडल नर्सिंग कॉलेज के बारे में कह रही थी फॉर्म फॉर्म लाने के लिए। तो वो उस कॉलेज के लिए निकलते हैं और वहां जाकर पूछताछ करते हैं अपनी बेटी के बारे में, तो उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। वो काफी लोगों से पूछते हैं लेकिन कोई उन्हें संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देता। अब पिता घर फोन करता है, पूछता है कि बच्ची घर पहुंची कि नहीं। लेकिन जब मनीषा का कुछ अता पता नहीं लगता तो पिता को घबराहट होने लगती है। उसके बाद जो मनीषा के पिता संजय होते हैं वो तुरंत 112 पे कॉल करते हैं और पुलिस को ये सारी सूचना देते हैं कि जैसे ही पुलिस संजय की बात सुनती है तो पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है जहाँ पे संजय ने जो लोकेशन दी उस जगह 112 नंबर की टीम पहुंच जाती है। अब संजय ने जिस जिस हिसाब से अपनी घटना उन्हें बताते हैं वो उस हिसाब से 112 नंबर टीम उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करती है। लेकिन उन्हें भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता, तो वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहते हैं। लेकिन वहां जवाब मिलता है कि सर अब फिलहाल तो दफ्तर बंद हो चुका है, आप कल आइएगा, जब कल सुबह ऑफिस खुलेगा तो आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाएगा। लेकिन आप वैसे भी किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी लड़की आई नहीं। उन्हें जब वहां से ये सब सुनने को मिलता है उसके बाद वो संजय को कहते हैं कि तुम बेवजह ऐसे घबरा रहे हो, शायद तुम्हारी लड़की किसी के साथ चली गई होगी, किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ भाग गई होगी। इस तरीके की वो लोग संजय के साथ ऐसी बातें करते हैं तो संजय काफी अपसेट होता है। अब 112 नंबर टीम संजय को उसी के गांव लुहारू के अंदर छोड़ देती है और कहते हैं कि यहाँ लुहारू थाने में ही तुम्हें अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, यही उसे ढूंढ कर लेकर आएंगे। संजय लुहारू थाने में पहुंचता है रात को, तो लुहारू थाने में भी उससे वही बातें कही कही जाती हैं कि
तुम्हारी बेटी शायद किसी के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। अब वो वहाँ से आ जाता है, पूरी रात अपनी बच्ची को अपने परिवार वालों के साथ मिलकर ढूँढता है। लेकिन मनीषा का कुछ अता पता नहीं लगता। जैसे ही सुबह होती है, फिर से अपनी बच्ची को ढूँढते हैं सारे परिवार वाले। गाँव वालों को बताया जाता है कि मेरी बच्ची लापता है। गाँव वाले सभी मिलकर साथ में ढूँढते हैं। जब कुछ पता नहीं लगता, फिर से वो लुहारू थाने पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर एफआईआर दर्ज करने के लिए दबाव बनाते हैं। अब की बार संजय के साथ गाँव वाले कुछ लोग भी आए थे। अब उन सभी लोगों का जब यहाँ लुहारू थाने में दबाव बनता है, तो शाम के 7:30 बजे के आसपास मनीषा की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की जाती है। अब जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो यह केस एक महिला अधिकारी को दिया जाता है। लेकिन उस महिला अधिकारी के पास खुद के पास इतने काम थे कि वो इस केस की जांच के लिए समय ही नहीं निकाल पाती है। दरअसल जो पिता होता है, उसकी पुकार गुहार कोई वहां सुनने वाला नहीं। शायद इसलिए कि वो गरीब थे। लुहारू थाने की जो पुलिस थी, जो पहले पीवीआर आई थी, पुलिस ने पूरी तरीके से इस परिवार का भरोसा तोड़ दिया था। अब अगली तारीख आती है 13 अगस्त 2025 की सुबह। सिंगानी गांव के जो नहर के पास में एक खेतों के बीच एक डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी ऐसी हालत में मिलती है कि जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल डेड बॉडी का नीचे का जो हिस्सा है, वो लगभग पूरी तरीके से साफ है, लेकिन जो उसका गला है, उसे देखकर लगता है कि किसी ने इसे बहुत गहरा जख्म देने की कोशिश की गई है, उसे उसके गले को काटने की कोशिश की गई है। चेहरे को देखकर लगता है कि जो चेहरा बुरी तरीके से झुलसा हुआ है, किसी ने उसे एसिड डालकर जलाने की कोशिश की गई है, शायद उसकी पहचान छुपाने के लिए। अब पुलिस इस शव को जो वहीं का पास का सिविल अस्पताल होता है, वहां पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो मनीषा के जो परिजन होते हैं, वहीं सिविल अस्पताल के बाहर धरना देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद लोगों को जैसे जैसे ये बात पता लगती है और लोगों का गुस्सा और बढ़ने लगता है, लोग सड़कों पे उतरने लगते हैं। अब परिवार कहता है कि हम सब को जब तक नहीं लेंगे, जब तक कि इसके कातिल पकड़े ना जाएं। उन्हें इंसाफ चाहिए। अब वो परिवार पूरी तरीके से शव को लेने से इनकार कर देता है। और जब ये बात लोगों को पता लगती है कि पीवीआर ने जो मनीषा के परिवार के साथ ऐसा बिहेव किया, ये सब कहा और लुहारू थाने में भी उनसे ये सब कहा गया, तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। और यहीं से जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें पता लगता है कि जो मनीषा का जो गला है, वो जो 16 सेंटीमीटर लंबा कटा हुआ है और जो उसमें चौड़ाई है जो 29.5 मीटर चौड़ा, उसके अंदर घाव है। उस गले के अंदर हड्डियां नहीं है, मांस नहीं है। अब परिवार यही जानना चाहता था कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। और पुलिस भी ये सब बताना चाहती थी। लेकिन पुलिस ये सब बताती है जब परिवार वालों को, तो परिवार वाले पुलिस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि पुलिस ने पहले ही उस परिवार का पूरी तरीके से यकीन भरोसा तोड़ चुकी थी। अब बात आती है 15 अगस्त 2025 को। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए डिमांड करता है परिवार कि हम शव को नहीं लेंगे, कि मनीषा का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। उसके बाद दोबारा से पोस्टमार्टम जाता है। और 16 अगस्त 2025 को बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि पूरे बाजार बंद हो जाते हैं। जो दिल्ली रोड है, हाईवे, उसे जाम कर दिया जाता है। लगातार मामला बढ़ता चला जाता है और इतना बढ़ जाता है कि फिर जो एसपी, वहाँ का जो एसपी होता है, उसे उसका ट्रांसफर करना पड़ता है। और जो सीएम होता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री, खुद सामने आकर इस जो केस है इसकी मॉनिटरी करते हैं। आखिरकार उन सब पर भी कार्रवाई होती है। जो पीवीआर आई थी, जिसके अंदर एएसआई अनूप, एसपीओ धर्मेंद्र और कांस्टेबल पवन, और जो लुहारू थाने के अंदर एसएचओ अशोक और एएसएचआई शकुंतला जो होती है। गांव के लोग जब इकट्ठा होते हैं और लट लेकर जम जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ता है। चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, लोग किसी की बात नहीं सुनते।
बात है 18 अगस्त 2025 की कि अचानक से एक पत्र सामने आता है जो रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। लेकिन बच्ची के जो पिता है मजदूर हैं और घर में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो लोगों को यकीन नहीं होता कि वो बच्ची अपने घर वालों को रोमन इंग्लिश में पत्र क्यों लिखेगी जब उस घर में कोई इतना पढ़ा लिखा तक नहीं है। और जो 2 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उन पर भी लोगों को और परिवार वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन अचानक से जब 19 अगस्त 2025 को लड़की के पिता शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मान जाते हैं और ये वीडियो वायरल हो जाता है, तब लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि लड़की के पिता पर और जो कमेटी है उसके ऊपर दबाव बनाया गया जिसके तहत उसके पिता अपनी बच्ची के जो शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मान जाते हैं। लोग सड़कों पर इतना उतरते हैं और इतनी जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि जो पुलिस को पीछे हटना पड़ता है और सरकार को भी झुकना पड़ता है। उनकी सिर्फ 2 मांग थी कि जो 2 पोस्टमार्टम हुए हैं उनसे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हो और जो इस केस की जाँच है सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए। अब सरकार इनकी दोनों मांगों को मान लेती है और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ट्वीट कर मनीषा के इंसाफ के लिए ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मनीषा बेटी को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। दोस्तों आपको ये घटना सोचने पर मजबूर करती है या आपके भी अगर कोई विचार आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके साथ-साथ समाज तक भी पहुंच सके।